नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल E3 एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे साझेदार के अवकाश ग्रहण चैप्टर के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये साझेदार का अवकाश ग्रहण। और साझेदार के अवकाश ग्रहण से भी कुछ चीजें जरूर हटी हैं, जैसे कि समायोजन, पूंजी का और मृत्यु के सवाल। आपको वो नहीं पढ़ना है। और जैसे कि आपको पहले भी पता है कि हाँ बेटा, इसका भी थोड़ा सा पोर्शन हटा है। जो नया ब्लूप्रिंट आया है उसके हिसाब से साझेदार के अवकाश ग्रहण में आपको पूंजी का समायोजन नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, और बेटा ना ही आपको पढ़ने की आवश्यकता है मृत्यु के सवाल। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि स्पष्टतया है, मृत्यु के सवालों के बारे में उसने नहीं बोल रखा है। वो केवल बोला है कि उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना वाले सवाल, और साफ साफ आपको बोला है पूंजी का समायोजन। तो जैसा कि आप सबको पता है, पूंजी का समायोजन पहले भी मैंने नहीं पढ़ाया था, इसलिए इसके जो सवाल इस बार हम रिवीजन करेंगे उन सवालों को जरूर आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी जिनसे मृत्यु के सवाल बनते हैं वो जरूर एक बार रिवीजन करके जाना। हो सकता है चीजें आ भी सकती हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं रह गया अब इस बोर्ड का। जिस तरीके से हर दिन या हर हफ्ते 10 दिन में इसका पैटर्न चेंज हो रहा, तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो सकता है क्या नहीं। अभी सुनने में आ रहा है कि शायद 15 तारीख को फिर से नया ब्लूप्रिंट आने वाला। पता नहीं ब्लूप्रिंट अभी आएगा तो पेपर कब कराए जाएंगे इसके। चलिए खैर, हमको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इतना जानते हैं कि साझेदार का प्रवेश चैप्टर नहीं आएगा और ये चैप्टर आएगा। तो इस चैप्टर की सारी बातों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि बेटा अभी क्लास अकाउंट की होगी, फिर आपको रात में क्लास इकोनॉमिक्स की भी मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि बाजार वाला चैप्टर और अगर बात की जाए तो बजट वाला चैप्टर कंप्लीट कराया जा चुका है। आज हम लोग तीसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। यहाँ की बात की जाए अगर, तो आज हम लोग इसकी पूरी थ्योरी के बारे में बात जरूर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखिए, सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साझेदार के अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हैं। बेटा सबसे पहला ही क्वेश्चन होगा कि साझेदार के अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हैं। बेटा साझेदार के अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हैं। अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हैं। अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हैं। साझेदार के अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हैं। देखो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल बहुत ज्यादा होगी। और एक बार फिर से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वो बच्चे जिन बच्चों ने इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रखी है वो जरूर इस बार अच्छे से रिपीट कर लें, क्योंकि बेटा थ्योरी के लिहाज से ये एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। देखिए, अगर बात की जाए अवकाश ग्रहण की, तो अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हैं। तो बेटा बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना। जब किसी चालू साझेदारी व्यापार में साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या किसी विशेष परिस्थिति या कारणवश जब कोई साझेदार उस व्यापार से पृथक होता है या अलग हो जाता है, तो उसे ही उस घटना को कहते हैं साझेदारी का अवकाश ग्रहण। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब किसी साझेदारी व्यवसाय में या चालू साझेदारी व्यवसाय में जो चल रहा होता है, जब कोई एक साझेदार किसी परिस्थिति या कारणवश उस साझेदारी व्यापार से अलग होने का निर्णय कर चुका होता है, फर्म से संबंध विच्छेद करने का निर्णय कर चुका होता है, तो बेटा उसे ही हम लोग कहते हैं साझेदारी का अवकाश ग्रहण। बेटा उसे ही हम लोग कहते हैं साझेदारी का अवकाश ग्रहण। बेटा इसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन चालू हो जाता है कि साझेदारी अवकाश ग्रहण की आवश्यकता को समझाइए। साझेदारी अवकाश ग्रहण की आवश्यकता को समझाइए। साझेदारी अवकाश ग्रहण, साझेदारी अवकाश ग्रहण की आवश्यकता को समझाइए, की आवश्यकता को समझाइए। साझेदारी अवकाश ग्रहण की आवश्यकता को समझाइए। साझेदारी अवकाश ग्रहण की आवश्यकता को समझाइए। देखो, दो अलग अलग बातें। साझेदारी के अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हैं, ये एक अलग बात है। साझेदारी अवकाश ग्रहण की आवश्यकता को बताइए, ये एक अलग बात है। आपको मैं एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी परिस्थितियां हैं जब साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण लेता है, अथवा ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसी की जगह, किन परिस्थितियों में एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, फर्म से अवकाश ग्रहण करता है,
फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। हालांकि बेटा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब कोई भी साझेदार फर्म से अलग होता है। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या उन परिस्थितियों को लिखिए जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। तो बेटा वो सारे कॉन्सेप्ट का मतलब एक ही है। कहने का मतलब है कि आपको वो कारण बताना है जब वो कोई साझेदार फर्म से अलग होता है। तो बेटा इसमें क्या कारण हो सकते हैं, आंसर की मैं बात कर लेता हूं। इसमें पहला कारण हो सकता है वृद्धावस्था के कारण। पहला कारण क्या हो सकता है, वृद्धावस्था के कारण। यदि कोई साझेदार बूढ़ा हो चुका है तो फिर वो उसको लग रहा है कि अब इस साझेदारी व्यापार में हमको ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहना है, तो भी वो साझेदारी व्यापार से अवकाश ग्रहण कर सकता है। दूसरा क्या होता है, अस्वस्थता के कारण, यानी एक लंबे समय से यदि वो बीमार चल रहा है और उसे ऐसा लगता है कि अब हमें व्यापार से संन्यास ले लेना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में भी वो उस साझेदारी व्यापार से अलग हो सकता है। तीसरा क्या रीजन हो सकता है, व्यापार का लगातार हानि होने पर। जब यदि कोई व्यापार लगातार हानि से चल रहा है तो साझेदार को ऐसा लग सकता है कि इस व्यवसाय में जुड़ करके अब प्रॉफिट मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो उस व्यापार को छोड़ सकता है। बेटा कारण ये भी हो सकता है कि किसी साझेदार के दिवालिया या पागल हो जाने से, किसी साझेदार के दिवालिया या पागल हो जाने से, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। हालांकि इस कंडीशन में तो सभी साझेदार मिलकर के उस साझेदार को निकालने का प्रयास कर देते हैं, तो दिवालिया और पागल हो जाने से भी साझेदार का अवकाश ग्रहण हो सकता है। या साझेदार का किसी अन्यत्र स्थान पर चले जाने पर, किसी अन्यत्र स्थान पर चले जाने पर, किसी अन्यत्र स्थान पर चले जाने पर, किसी अन्यत्र स्थान पर चले जाने पर। मान लो सपोज दैट कि एक साझेदार अपने लड़के और बहू के साथ रहता है, उसके लड़के का ट्रांसफर सपोज दैट मान लो तमिलनाडु हो गया, वो व्यापार अभी उत्तर प्रदेश में चला रहा था, तो चूंकि उसको अपने परिवार के साथ तमिलनाडु जाना पड़ रहा है, तो ऐसी दशा में भी वो फर्म से क्या ले सकता है बेटा, अवकाश ग्रहण ले सकता है। बेटा ऐसी दशा में भी वो अवकाश ग्रहण ले सकता है। क्लियर है बात। और कारण और भी हो सकते हैं, बहुत सारे कारण ये भी हो सकता है कि जब कोई व्यापार उसके उद्देश्य के अनुरूप ना चल रहा हो, यानी उसकी बात ना मानी जा रही हो, कोई भी व्यवसाय जब उसके उद्देश्य के अनुरूप ना चल रहा हो, तो भी व्यापार को क्या किया जा सकता है, उस व्यापार से वो साझेदार बेटा फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। कहने का मतलब केवल और केवल एक है कि आप टू द पॉइंट ही आपको मैं पढ़ा रहा हूं और टू द पॉइंट आपको बात समझ में भी आ रही हो। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें A to Z समझ में आ रही होंगी। क्लियर है बेटा। साझेदारी के अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हो, आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। साझेदारी अवकाश ग्रहण की आवश्यकता को समझिए बेटा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। और इसके परिस्थितियों के साझेदारों फर्म से अवकाश ग्रहण के कारणों को बताइए, तो ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके बेटा, चलो ठीक है बेटा। अब अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा कि कोई भी साझेदार का जो साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है उसकी वैधानिक स्थिति क्या हो जाती है। कहने का मतलब है कि एक साझेदार, वो साझेदार जो फर्म से अवकाश ग्रहण कर चुका है, उसकी वैधानिक स्थिति कैसी हो जाती है। बेटा जब बात वैधानिक स्थिति की आती है तो आप इतना समझ लेना कि वैधानिक स्थिति का मतलब होता है कानूनी स्थिति। कानूनी स्थिति तो एक अवकाश ग्रहण साझेदार की, एक अवकाश ग्रहण साझेदार की वैधानिक स्थिति कैसी हो जाती है, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। तो ध्यान से समझो, जब भी कोई साझेदार एक फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है तो उसकी वैधानिक स्थिति ये हो जाती है कि भविष्य के लाभों एवं भविष्य की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त नहीं करेगा। उसकी वैधानिक स्थिति ये हो जाती है कि वो फर्म की संपत्तियों और फर्म की संपत्तियों एवं लाभों में हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाएगा। फर्म की संपत्तियों एवं लाभों में हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाएगा। सपोज दैट कि मान लो कोई एक साझेदार आज व्यापार पे लगा हुआ है और अब वो छोड़ करके व्यापार से चला जाता है, तो सिंपल सी बात है, भविष्य में होने वाले लाभों में फर्म का वो हिस्सेदार नहीं होगा। आज मान लो हानि के चलते वो व्यापार को छोड़कर चला गया और भविष्य में ऐसा समझ में आता है कि भविष्य में लाभ हो रहा है फर्म को, तो वो साझेदार वापस लौट कर आए और ये बोले कि यार अब हमको व्यापार में लाभ हो रहा तो हमको भी दो, हमने भी व्यापार शुरू किया था, तो उसको भविष्य में हुए लाभों पर हिस्सा नहीं मिलेगा। ये उसकी वैधानिक स्थिति होगी। ना ही भविष्य में फर्म की संपत्तियों में उसका हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि फर्म में भविष्य में जितने भी उधार ले रखे होंगे या जितने भी दायित्व होंगे उनका भी भुगतान करने के लिए वो नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कल को भविष्य में फर्म और ज्यादा मात्रा में उधार ले रखी है या दायित्व ले रखा है, तो उसका भुगतान की लायबिलिटीज भी इसके ऊपर नहीं रहेगी जो अवकाश ग्रहण कर चुका है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, इसीलिए आप सबको पता है, जब मैं अवकाश ग्रहण के बारे में बताया था तो मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि जब भी कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो बाकायदा पेपर में वो छपवाता है कि मैं फला आदमी अमित कुमार द्विवेदी सन ऑफ ब्रज बिहारी द्विवेदी फला तारीख से इस व्यापार से मैं अवकाश ग्रहण करता हूं, अतः
मेरा इस व्यापार से कोई भी वास्तविक और अवास्तविक संबंध नहीं है। वो ऐसा इसलिए निकलवाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब भी वो कोई एक साझेदार पैसा लेने जाता है किसी व्यापारी के पास, अब जैसे कि सपोज दैट एक बात समझ लो, जैसे कि A3 एकेडमी है, आप सबको पता है A3 एकेडमी में बहुत सारे टीचर हैं जो अलग अलग कंपटीशन की लाइन पे पढ़ाते हैं। हालांकि अकाउंट तो यहाँ पे और इकोनॉमिक्स केवल मैं ही पढ़ाता हूँ, इंग्लिश अजय सर पढ़ाते हैं, बाकी हिंदी की क्लास आनंद सर लेते हैं, बहुत सारे यहाँ पे टीचर है, बहुत सारा अपार्टमेंट है। लेकिन सपोज दैट मान लो कि A3 एकेडमी को पैसे की आवश्यकता पड़ी। अब क्या हुआ, मान लो सपोज दैट मैंने A3 एकेडमी छोड़ दी, ठीक है, मैंने अगर मान लो A3 एकेडमी छोड़ दी और मैं चला गया। अब देखो हुआ क्या कि जब व्यापार में मान लो आनंद सर और बाकी सर लोग वहां पे पैसा लेने गए, उन लोगों ने पैसा दे दिया, इस आशा से दे दिया कि यार अमित सर A3 एकेडमी में है तो इसका मतलब पैसा हमको मिल जाएगा। एक कहने की बात है, एक जस्ट एज ए एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मान लो हुआ क्या, मैं तो छोड़ के चला गया। अब जब वो बंदा पैसा लेने आया तो इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। वो व्यक्ति मेरे से मिला और उसने बोला कि भैया आप पैसा दीजिए, आप उस एकेडमी के मेंबर हैं, आपको भी पैसा देना पड़ेगा। मैंने बोला भाई मुझे छोड़े हुए 1 साल हो गए, तो मैं उस A3 एकेडमी के दायित्व के लिए निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। हालांकि ऐसा करने से पहले मुझे पेपर में एक इस्तिखार छपवाना पड़ता जिसमें यह बोलना होता है कि मैं इस व्यवसाय से हट रहा हूं। तो ये होता है कि भविष्य में दायित्वों के लिए भी वो उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि जब वो अवकाश ग्रहण करके जाता है तो उसके हिस्से की संपत्ति के साथ साथ उसके हिस्से के जो भी लाभ वगैरह होता है वो सारा उसको दे दिया जाता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है, मुझे नहीं लगता किसी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आने वाली है। ओके बेटा, चलो ठीक है। तो अभी हमने साझेदार की वैधानिक स्थिति के बारे में भी बेटा विस्तार से हमने चर्चा कर ली। बेटा अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार अवकाश ग्रहण करते समय कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। आपसे ये जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवकाश ग्रहण करते समय, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, करते समय कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, अवकाश ग्रहण करते समय कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, खाते खोले जाते हैं, अवकाश ग्रहण करते समय कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। अच्छा, मैं कुछ चीजें आपको जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए दोनों में समानता है। जैसे कि आप सब लोग प्रवेश के बारे में सुना हुआ है, हालांकि मैंने तो प्रवेश पढ़ाया भी हुआ है, साझेदार का प्रवेश, और आपको अवकाश ग्रहण के बारे में भी मैं बात करेंगे। हालांकि अपन को याद हो तो अवकाश ग्रहण के टॉपिक को करना है, प्रवेश पे नहीं करना है, लेकिन मैं आपको एक सिमिलरिटीज बता रहा हूं और इसमें अंतर क्या मैं ये भी बता रहा हूं। देखिए आप सबको पता है कि साझेदार के प्रवेश के समय भी बहुत सारे खाते खोले जाते हैं, क्योंकि आप जब ये अंतर डिफाइन कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आप सही ही लिख पाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, विद्यमान लाभ हानि अनुपात, लाभ हानि अनुपात और नया अनुपात, लाभ अनुपात और त्याग अनुपात की गणना, लाभ हानि अनुपात, लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की गणना, व त्याग अनुपात की गणना, व त्याग अनुपात की गणना। साझेदार के प्रवेश के समय लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की गणना की जाती है। यहां पे लाभ हानि अनुपात, लाभ हानि अनुपात व प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, व प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहीं से एक ऑब्जेक्टिव निकल के आ गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राप्ति अनुपात की गणना कब की जाती है, प्रवेश पर या अवकाश ग्रहण पर। तो बेटा बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अवकाश ग्रहण के समय ही प्राप्ति भुगतान की गणना की जाती है। देखिए प्रवेश चैप्टर जरूर हटा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ टॉपिक प्रवेश का वो जरूर डालेगा, क्योंकि जो अवकाश ग्रहण चैप्टर है वो कहीं ना कहीं रिलेटिव बेटा उसी प्रवेश से है, इसलिए थोड़ा सा चीजों को समझे रहोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक, और त्याग अनुपात की गणना कब की जाती है बेटा, प्रवेश के समय की जाती है। तो प्रवेश के समय त्याग अनुपात की गणना और अवकाश ग्रहण के समय प्राप्ति अनुपात की गणना। अच्छा, कुछ बच्चों को भूल भी सकता है कि सर कैसे प्राप्ति अनुपात की गणना, तो बात समझो। अवकाश ग्रहण का मतलब क्या होगा भाई, अवकाश ग्रहण का मतलब होगा कि वो साझेदार फर्म से छोड़ करके जा रहा होगा, तो उसका हिस्सा पुराने साझेदारों को भविष्य में क्या होगा, प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? अगर मैं कहता हूं कि 3 साझेदार थे, अगर ये साझेदार फर्म से छोड़ के चला गया तो इसका हिस्सा इन दोनों को प्राप्त होगा कि नहीं होगा भविष्य में? बोले सर
सर बिल्कुल होगा। तो आप समझ सकते हो कि अवकाश ग्रहण के समय क्या होगा, प्राप्ति अनुपात होगा। आप सबको पता है प्रवेश की कंडीशन क्या होती है, आप सबको पता है कि प्रवेश का मतलब होता है कि अगर 2 साझेदार थे तो अब 3 हो गए हैं, तो इन दोनों के लाभ का हिस्सा अब इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोले बिल्कुल मिलेगा। तो इन साझेदारों का हिस्सा क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। तो आप समझ जाओ कि प्रवेश के समय त्याग अनुपात की गणना की जाती है। देखिए छोटी छोटी सी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं आपके एग्जाम के लिए बेटा, यही चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यही चीजें हैं जो आपके एग्जाम को आप औरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे करके 4% आपको आगे ले जाने का काम करें। यही चीजें हैं, छोटी छोटी बेसिक चीजों को समझने का प्रयास करो, ठीक है बेटा। तो प्रवेश के समय, अच्छा दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है ख्याति का समायोजन। ख्याति का समायोजन, ख्याति का समायोजन। आपको पता है कि ख्याति का समायोजन यहां पे भी किया जाता है, मतलब यहां पे भी सेम ही होता है, यहां पे भी बेटा सेम ही होता है ख्याति का समायोजन। बेटा यहाँ पे भी सेम ही होता है ख्याति का समायोजन, ख्याति का समायोजन। अच्छा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ख्याति का समायोजन किस प्रमाप के अंतर्गत होता है, तो लेखांकन प्रमाप 26, लेखांकन प्रमाप 26 इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। यहाँ पे भी किस प्रमाप के अंतर्गत होता है, तो लेखांकन प्रमाप 26। आपको मैंने बहुत पहले बता रखा था कि लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार साझेदार के प्रवेश और साझेदारी के अवकाश ग्रहण पर ख्याति के समायोजन किया जाता है। अच्छा तीसरा क्या किया जाता है, संचय व अवतरित लाभों का समायोजन। संचय व अवतरित लाभों, संचय व अवतरित लाभों, संचय व अवतरित लाभों का समायोजन, संचय व अवतरित लाभों का समायोजन। बेटा यहाँ पे भी वही होता है, संचय व अवतरित लाभों का समायोजन, संचय व अवतरित लाभों का समायोजन, संचय व अवतरित लाभों का समायोजन, संचय व अवतरित लाभों का समायोजन। बेटा अगर बात की जाए अगली चौथे नंबर की, तो चौथे में आता है ख्याति का समायोजन, संचय व अवतरित लाभों का समायोजन, और फिर आता है पुनर्मूल्यांकन लेखा। फिर क्या आता है बेटा, पुनर्मूल्यांकन लेखा, पुनर्मूल्यांकन लेखा। फिर क्या है बेटा, पुनर्मूल्यांकन लेखा। और यहाँ पे भी बेटा क्या आता है, पुनर्मूल्यांकन लेखा, पुनर्मूल्यांकन लेखा। यहाँ पे भी क्या होता था बेटा, पुनर्मूल्यांकन लेखा होता है। तो देखो लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की गणना होती है, ख्याति का समायोजन होता है, वहां पे भी ख्याति का समायोजन होता है लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार। संचय व अवतरित लाभों का समायोजन यहाँ पे भी होता था, वहां पे भी होता था, पुनर्मूल्यांकन लेखा। बेटा यहाँ पे पांचवा क्या हुआ करता था, पुनर्मूल्यांकन लेखा, और यहाँ पे पांचवा क्या हुआ करता था। देखो यहाँ पे पांचवा अलग हो जाता था, यानी साझेदार को दे रहा पूंजी खाता, यहाँ पे भी आता था पूंजी खाता, और पूंजी खाता के बाद एक लाइन और यहाँ पे बढ़ जाती थी छठवां, अवकाश ग्रहण को दी राशि की गणना, अवकाश ग्रहण को दी राशि की गणना। ठीक है, यहाँ पे भी बेटा क्या आता था, पूंजी खाता आता था, यहाँ पे भी बेटा क्या आता था, पूंजी खाता आता था। तो कहने का मतलब यह है कि आप समझ चुके हो कि हमको याद तो हालांकि ये वाला करना है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा जो अंतर है उसके बारे में हम लोगों ने बात थोड़ा सा जरूर कर ली कि आखिरकार प्रवेश के समय कौन कौन से खाते खोले जाते हैं और अवकाश ग्रहण के समय कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। क्लियर कट है बेटा बात। मुझे नहीं लगता कि किसी को थोड़ा सा भी तकलीफ होने वाली है, मुझे नहीं लगता कि किसी को थोड़ा सा भी तकलीफ होने वाली है। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और अच्छा है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय या साझेदार की मृत्यु के समय साझेदार को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे। साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय या साझेदार की मृत्यु के समय आप साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका 4 नंबर में कंफर्म आएगा, 101% आएगा बेटा, 101% आएगा बेटा। इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना बेटा। क्वेश्चन ये है, साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय, साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय, साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय साझेदार को देय राशि गणना आप किस प्रकार करेंगे। साझेदार को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे, आप किस प्रकार करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर, इसी में क्या क्या पूछ सकता है उसको भी देखो, अथवा निवृत्त साझेदार को देय राशि गणना आप किस प्रकार करेंगे।
निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे, अथवा मृत साझेदार को देय राशि की गणना, मृत साझेदार को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे, आप किस प्रकार करेंगे। मृत साझेदार को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। या अथवा पूछ सकता है, या अथवा पूछ सकता है, या अथवा पूछ सकता है मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को, मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे। मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे। बेटा एक बात याद रखना, ये चारों पांचों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन चारों क्वेश्चन का आंसर एक है, बस पूछने के तरीके अलग अलग है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इन्हीं में विधियां गणना की ये आ जाएगा, और एक विधियां आ जाएगा या पद्धतियां आ जाएगा। उनके बारे में हम लोग आगे जरूर बात करेंगे। अभी हम लोगों को मोस्टली बात करना है कि अवकाश ग्रहण करते समय, अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दोनों में अंतर क्या है। देखो एक क्वेश्चन है कि अवकाश ग्रहण करते समय साझेदार को देय राशि की गणना की पद्धतियां बताइए या गणना की विधियां बताइए। एक क्वेश्चन है कि अवकाश ग्रहण करते समय साझेदार को देय राशि की गणना करिए। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, और ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का टपकेगा, 101% टपकेगा। और बच्चा मिस्टेक कहाँ करता है, समझने में मिस्टेक करता है। कई बार पद्धतियां और विधियां आ जाती है और वो गणना लिख के चला आता है। तो देखो इनको आपको समझना पड़ेगा। हालांकि मैंने पिछली बार भी कोशिश की थी, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। बात को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अगर क्वेश्चन में आता है गणना करिए, निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे, मृत साझेदार को देय राशि गणना आप किस प्रकार करेंगे, मृत्यु साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि गणना आप किस प्रकार करेंगे, इन सभी का आंसर एक होगा। और वो आंसर ये है कि जब भी कोई साझेदार फर्म से अलग होता है, जब भी कोई साझेदार फर्म से अलग होता है तो उसे कौन कौन सी राशि दी जाती है। जब भी कोई साझेदार फर्म से अलग होता है तो उसे कौन कौन सी राशि दी जाती है, ये क्वेश्चन इसके बारे में अवगत कराता है। अब देखिए इतना तो आप सबने पढ़ रखा है कि जब भी कोई साझेदार फर्म से अलग होता है तो उसको क्या क्या मिलता है, लेकिन पढ़ रखा है, बात इतने से पूरी होगी नहीं। आखिरकार क्या क्या दिया जाता है जानना ये बहुत ही जरूरी है। ये आपका सवालों पे भी इंपॉर्टेंट रखेगा और थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट रखेगा। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर अवकाश गणना की थ्योरी हमको समझ में नहीं आई है। मैं आशा करता हूं कि अब आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो थ्योरी के लिए वहां आपने 3 से 4-5 वीडियो देखोगे उसको मैंने 30 से 35 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया है। लेकिन वाकई में अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि रिवीजन क्लास एकदम फटाफट चल रही है। फटाफट का मतलब टू द पॉइंट मैं बात कर रहा हूं। कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज और रुकने के दौरान 1 सेकंड का भी दरमियान हो, मतलब कंटिन्यू हम चलते रहते हैं, कंटिन्यू, इधर उधर की कोई बात नहीं होती है। टू द पॉइंट मैं बात करता हूँ रिवीजन क्लास में। ठीक है, काफी सारे बच्चे जैसे बोलते हैं सर 35-40 मिनट की क्लास क्यों होती है। अभी नालायक नहीं तो यही क्लास को जो 35 मिनट में कंप्लीट करा रहा हूँ, इसी क्लास को मैं 2 घंटे भी करा सकता था, तब तो खुश होता। लेकिन बेटा 2 घंटे के लिए मेमोरी ज्यादा लगती, डाटा ज्यादा लगता। बात वही तो है ना बेटा, बात वही है। तुम लोग, मैंने आपको बताया ना कि कंटेंट पे ध्यान दिया करो, टाइमिंग पे ध्यान मत दिया करो। अरे यार जब मुझे 35-40 मिनट की क्लास बना लेता हूँ तो 10 मिनट 15 मिनट और भी तो बना सकता हूँ। कोई हर्ज थोड़ी है 15 मिनट और बना देने से, ऐसा कुछ नहीं है। 45 मिनट 15 मिनट दरबार करके 60 मिनट कर दूंगा, तब हो जाएगा 1 घंटे की क्लास बनी, है ना, सही बात। चलो ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाना उतना ही है जितना मैं कंटेंट लेकर आया हूं। ठीक है, चलो
तो बेटा यहाँ पे ये चीजें आप समझ चुके हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आइए समझ लेते हैं कि आखिरकार उसको क्या क्या मिलता है। तो देखिए, मृत साझेदार को सबसे पहले उसके हिस्से की पूंजी दी जाती है। क्या दी जाती है बेटा? उसके हिस्से की पूंजी। उसके हिस्से की क्या मिलती है बेटा? पूंजी मिलती है। बेटा उसके हिस्से की क्या मिलती है? पूंजी मिलती है। ये बात आपको समझ में आ गई कि मृत साझेदार को क्या दिया जाता है? तो आप समझ चुके हो कि मृत साझेदार को उसके हिस्से की पूंजी दी जाती है। और भी अच्छा बताऊं, उसके हिस्से की पूंजी को उसके पूंजी खाते में, उसके हिस्से की पूंजी को उसके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। उसके हिस्से की पूंजी को उसके हिस्से के पूंजी खाते में, पूंजी खाता में क्रेडिट किया जाता है। अगर आप इतना लिख पाते हो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो। क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आप सबको पता है कि जब हम लोग साझेदार के अवकाश ग्रहण का पूंजी खाता बनाते थे तो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखते थे। याद है आपको एक बात? आपको याद है एक बात? हम लोग लिखते थे बाई बैलेंस बीडी। वास्तव में बाई बैलेंस बीडी क्या थी आप मुझे बताइए। आप बोलोगे सर बाई बैलेंस बीडी हुआ करती थी साझेदारों की पूंजी जो उनके हिस्से में क्रेडिट की जाती थी। बात भी सही है। तो मैंने क्या बताया कि अवकाश ग्रहण करने वाले को उसके हिस्से की पूंजी जो कि उसके हिस्से के पूंजी खाते में क्रेडिट करते हैं। बेटा अगर दूसरी बात की जाए तो क्या मिलता है? उसके हिस्से के चालू खाता, उसके चालू खाते हिस्से की पूंजी, उसके चालू खाते हिस्से की पूंजी, उसके चालू खाता हिस्से की पूंजी, उसके चालू खाता हिस्से की पूंजी को भी उसके पूंजी खाते में, को उसके पूंजी खाते में, को उसके पूंजी खाते में, को उसके पूंजी खाते में बेटा क्या, को उसको पूंजी खाते में भी क्या करते हैं बेटा? बाई करंट अकाउंट करके लिखते थे। करंट कैपिटल अकाउंट आपको याद है? बाई करंट कैपिटल अकाउंट करके लिखते थे। कुछ सवालों में जैसे करंट कैपिटल अकाउंट भी आ जाता था तो वो उसके हिस्से के चालू खाते के पूंजी खाते में भी क्या हुआ करता था बेटा? वो बाई करंट कैपिटल करके क्रेडिट ही हुआ करता था। फिर बेटा क्या आता था? पुनर्मूल्यांकन पर लाभ। बेटा मैं लाभ का शब्द का इस्तेमाल किया हूं। पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त होने वाला लाभ, से प्राप्त होने वाला लाभ, से प्राप्त होने वाला लाभ, होने वाले लाभ को पूंजी खाते में, को पूंजी खाते में क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करते हैं। आप सबको पता है कि पुनर्मूल्यांकन से यदि लाभ आया है तो पुनर्मूल्यांकन से जो लाभ आता है, यानी पुनर्मूल्यांकन से यहाँ जो लाभ आता है तो पूंजी खाते में क्रेडिट में लिखा जाता है, क्रेडिट में लिखे जाते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि पुनर्मूल्यांकन से बेटा क्या हुआ है? यदि पुनर्मूल्यांकन से, यदि पुनर्मूल्यांकन से हानि हुई है, यदि पुनर्मूल्यांकन से हानि हुई है तो उसे उसके पूंजी खाते में क्या करते हैं? तो उसे उसके पूंजी खाते में डेबिट करते हैं। राइटिंग पे मत जाना बेटा, शब्दों पे जाना। तो उसे उसके पूंजी खाते में डेबिट करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें आपको समझाई गई हैं। क्या करते हैं बेटा? डेबिट करते हैं। आगे की यदि बात की जाए, चिट्ठे में प्रदर्शित सामान्य संचय, चिट्ठे में प्रदर्शित सामान्य संचय, संचित कोष, संचित कोष, लाभ हानि, लाभ हानि में उसका हिस्सा, लाभ हानि में उसका हिस्सा, ये शब्द लिखना जरूर, उसका हिस्सा। तो समान संचय, संचित कोष और लाभ हानि में उसका हिस्सा। छठवां क्या लिखेंगे? पूंजी पर ब्याज। अगर मृत्यु वाला कॉन्सेप्ट है तो मृत्यु की तिथि तक, मृत्यु की तिथि तक, मृत्यु की तिथि तक। तो मृत्यु की तिथि तक पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन एवं कमीशन भी दिया जाता है। अगर अवकाश ग्रहण है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, मृत्यु की तिथि तक। और अगर मृत्यु वाला कॉन्सेप्ट आया तो ये लिखने की जरूरत है कि मृत्यु की तिथि तक पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन एवं कमीशन भी दिया जाता है। हालांकि पूंजी और आहरण भी दिया जाता है। हालांकि पूंजी तो लिख ही चुका हूं तो लिखने की जरूरत नहीं है, पूंजी और आहरण भी दिया जाता है, पूंजी और आहरण भी दिया जाता है। ये मृत्यु के दिन तक क्यों होता है? क्योंकि आप सबको पता है कि पूंजी पर ब्याज, अगर कोई साझेदार 6 महीने मर जाता है तो 6/12 मिलेगा। आहरण पर ब्याज भी इसी तरीके का होता है। तो पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज, वेतन अगर 6 महीने बाद मर जाता है या अवकाश ग्रहण कर लेता है तो अवकाश ग्रहण में वेतन अगर मर जाता है तो उतनी महीने का दिया जाता है। तो ये जरूर चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाना है। कुल मिलाकर के बेटा कहने का केवल और केवल एक मतलब है, वो एक मतलब ये है बेटा कि अवकाश ग्रहण करते समय आप पूंजी खाते में जो जो राशि बेटा लिखते हो ना, वो सारी चीजें यहां पे लिखना पड़ेगा। आपको चीजें ये समझना है, अवकाश ग्रहण करते समय जो जो सारी चीजें यहां पे आपको लिखना है, वही वही सारी चीजें आपको यहां पे लिख देना है जो आप पूंजी खाते में अब तक आपने पढ़ा होगा। आपको समझ में आ रहा है कि आपने पूंजी खाते में बेटा अब तक आपने क्या क्या पढ़ रखा है? ठीक। अच्छा, अब एक प्रश्न मन में जरूर आता है, हम सबके मन में आता है कि सर अवकाश ग्रहण और
साझेदार की मृत्यु पे क्या अंतर होता है। वैसे तो डिफाइन कर पाना बड़ा कठिन है कि एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर और साझेदार की मृत्यु पर क्या अंतर होता है, क्योंकि आप खुद ही देख पा रहे हैं कि जो चीजें अवकाश ग्रहण में किसी एक साझेदार को दी जाती है वही सारी चीजें मृत्यु पर भी उस साझेदार को दी जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर जरूर है, बिल्कुल अंतर है। मैं आशा करता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों को इसका अंतर पता होगा, लेकिन हो सकता है बहुत सारे ऐसे महानुभाव भी होंगे जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा। तो चलिए मैं खुद बता देता हूं कि आखिरकार इनमें क्या अंतर होता है। देखो बेटा, एक चीज जरूर याद कर लो, जब भी कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उसका जो पूंजी खाता होता है या उसको जो अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं वो अंतिम खाते दिन में ही तैयार किए जाते हैं, यानी 31 मार्च को ही तैयार किए जाते हैं। और यदि कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम खाता उसी दिन तैयार किया जाता है जिस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। दोनों में ये जमीन आसमान का अंतर होता है। अब सर समझ नहीं पाए, इसका एक एग्जांपल के माध्यम से आप बताइए। सपोज दैट कि हम तीन लोग किसी एक साझेदारी व्यापार में साझेदार हैं। अब मान लो सपोज दैट कि मुझे फर्म से अवकाश ग्रहण करना है, तो मैंने क्या किया कि जुलाई में फर्म से अवकाश ग्रहण किया तो मुझे पैसा बेटा जुलाई पे नहीं मिलेगा, मुझे पैसा 31 मार्च को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अवकाश ग्रहण किया हुआ है। और यदि मान लो अनफॉर्चुनेटली किसी दूसरे साझेदार की मृत्यु हो जाती है, मेरी थोड़ी हो गया नालायक, किसी दूसरे साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसको उत्तराधिकारी को, उसके लेजिस्लेटिव को उसका पैसा उसी टाइम मिलेगा, यानी कि फर्म के अंतिम खाते उसी समय तैयार किए जाएंगे जिस दिन उसकी मृत्यु होगी। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में 2 लाइन जरूर बोलना चाहूंगा, समझ लेना। देखो, ऐसा साझेदारी अधिनियम 1932 में इसलिए किया गया। अब सपोज दैट मान लो हम 3 लोगों ने मिलकर के एक साझेदारी व्यापार चालू किया। अब हुआ क्या कि मान लो हमने चालू व्यापार किया किसका, हमने चालू व्यापार किया मक्खन का, पनीर का। आपको पता है मक्खन और पनीर सबसे ज्यादा शादियों के सीजन में बिकते हैं। अब मैं होशियार आदमी ठहरा और मेरे 2 साझेदार भी थोड़ा सा कम होशियार ठहरे, तो हमने क्या किया कि जब शादी वाला सीजन था तो हमने व्यापार डाला पनीर और मक्खन का। 2 महीने तक शादी का सीजन चला, मैं साझेदार रहा। फिर 2 महीने बाद मैंने कहा भाई अब मुझे फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि 9 महीने केवल बैठ करके और पंखे मारना है, बिकेगा कुछ नहीं, शादी का सीजन खत्म हो चुका है। तो मैं कहूंगा भाई मुझे अवकाश ग्रहण करना है, मुझे 2 महीने तक का पूरा लाभ आपस में बांट के मुझे दे दो। तो अगले साझेदार कहेंगे कि यार अच्छा होशियार आदमी, हमको फंसा करके 2 महीने का लाभ लेके निकल लिया, अब तो हमको भी बैठे रहना। तो इसलिए साझेदारी अधिनियम ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि रुक जा, वेट कर, तू भले अवकाश ग्रहण आज करेगा लेकिन तेरे खाते 31 मार्च को ही बनाए जाएंगे। उस समय तक जो स्थिति फर्म की होगी उस हिसाब से तुझे लाभ या हानि मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बेटा सर, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इतनी ज्यादा चीजें तो किताब में भी नहीं लिखी हुई है। बेटा किताब में आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें कोई एक किताब पढ़ के क्या कंप्लीट की जा सकती हैं, क्या नहीं की जा सकती हैं? देखिए, किताब एक माध्यम है आपके पढ़ने का, आपके पढ़ाने का, लेकिन वास्तविकता में ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। आपको क्या लगता है कि इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टर्मों को इतने बड़ी तक, अब जैसे मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, ये छोटे टर्म है, तो क्या आपको लगता है इस किताब के माध्यम से मैं कर पा रहा हूं? नहीं बेटा, क्योंकि हमने पूरी एक बहुत बड़ी ग्रंथ पढ़ी हुई है इन सब चीजों की। हमने अकाउंट में, पार्टिकुलर अकाउंट सब्जेक्ट में मैंने बहुत बड़ी कमांड रखी हुई है, समझ जाओ। तो मैटर नहीं करता बेटा, ठीक है? तो ये चीजें ऐसे नहीं मिल जाती, इनके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात क्या होता है, अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि एक लंबा अंतराल हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते, लगभग अगर बात की जाए तो बेटा 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, लगभग 8, 10 साल तो फिर भी समझ लो 10 साल, 9 से 10 साल बेटा हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते। तो ये सारी चीज़ें बेटा कंठस्थ हो गई हैं, याद हो गई हैं। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी अगर कोई नई चीज़ मुझे मिलती है तो उसको भी मैं एब्जॉर्ब करने का प्रयास जरूर करता हूँ, और इसमें कोई कमी नहीं है। कोई बच्चे ने अगर कुछ बताया तो वो भी मुझे समझना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे लिए हर वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है जहां से हमको कुछ भी सीखने को मिलता है, वो आप हो, हम हो, या कोई और भी हो। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है। तो आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। 2 थ्योरी इसकी बच गई हैं, कल हम लोग इसकी 2 थ्योरी के बारे में बात करेंगे। एक तो विभिन्न पद्धतियों के, और एक त्याग व प्राप्ति अनुपात में अंतर। हाँ बेटा मुझे पता है, मुझे मत बताओ। एक इसकी पद्धतियों के बारे में बात करेंगे, दूसरा त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना, और एक लेखांकन प्राप्त 26 के अनुसार ख्याति का एडजस्टमेंट, जो कि है तो प्रवेश में, लेकिन यहाँ पे भी वही बात है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 को थ्योरी के बारे में कल हम लोग बात करेंगे, जो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और ये 2 दिन की क्लास अगर आपने देख ली तो बेटा अवकाश गण की पूरी थ्योरी आपको A to Z कंठस्थ हो जाएगी, कोई कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके बच्चों, शाम को हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर आते हैं। आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मैं फिर से कह रहा हूं, इंग्लिश का जो जो पॉइंट बचा हुआ है उनको आप मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको करा दीजिएगा। बाय एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।